बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें मालिक कायनात की, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। वही है हम सब को पालने वाला। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल औलाद पर। आप देख रहे हैं प्राइम स्टार न्यूज़ चैनल। प्रोग्राम हम ख्याल लेकर आपका मेज़बान HM फ़याज़ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासत में कोई भी हरफ आखिर नहीं होता। कब कौन सा लीडर, कौन सी जमात किसके साथ इत्तेहाद कर ले, किसी को कोई पता नहीं होता। माजी के दुश्मन मुस्तकबिल के दोस्त बन जाते हैं। ये करवट कब कैसे बदली जाती है, कब बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, ये इसके लिए कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा मोहतरम शमशाद अली सिद्दीकी, उनसे जानेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान ज़मीन पार्टी और MQM के जो इत्तेहाद हुआ है उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या उनका इत्तेहाद इसलिए है कि कराची के मसाइल हल हो सके। अगर यही बात मसाइल हल करने की थी तो फिर उन्होंने अलहदा प्लेटफॉर्म क्यों बनाया। इस हवाले से उनको हम अपने प्रोग्राम शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त अलाय किया और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। कैसे हैं आप, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक सर, बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा आपसे बात होती है इंशाल्लाह। सिद्दीकी साहब, आपको पता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो सियासी भूचाल आया हुआ वो तो एक तरफ हमें नजर आ रहा है। पंजाब में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, और उसके अलावा KP के लगा लें। कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ताज़ा तरीन तो ये हुआ है कि बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसमें पीपल्स पार्टी नंबर 1 रही, जमात इस्लामी सेकंड पे रही और PTI जो तीसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी जो है उसकी पोजीशन क्यों इतनी कमजोर हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि जो आपने मुल्की सूरत-ए-हाल की बात की तो उसमें तो ये कि सियासत नहीं बल्कि मुझे लगता है मुल्की सतह पे सियासतदानों ने आपस में दुश्मनियाँ शुरू कर दी हैं। इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। पाकिस्तान की जो 75 साला तारीख़ है, इसमें बेशुमार दफ़ा सियासी बहरान भी आए हैं, लेकिन मुल्क को इस नहज तक जो पहुँचाया मौजूदा सियासतदानों ने, वो बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। आप देखेंगे सियासी इख्तिलाफ़ अपनी जगह होते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि आपस में दुश्मनियाँ शुरू हुई हैं। एक-दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं, एक-दूसरे के ख़ानदानों को भी ज़ेर बहस लेके आते हैं और उसकी वजह से देखिए माशी सूरत-ए-हाल जो है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बिल्कुल 3.5 मेरा ख़्याल है बिलियन डॉलर जो है आपके रिज़र्व रह गए हैं। इतना कभी भी नहीं हुआ और बड़ी तवक्को थी कि जी वो इसहाक डार साहब आ रहे हैं और डॉलर का रेर-फेर हो जाएगी। आने के बाद तो और ज़्यादा सूरत-ए-हाल ख़राब हो गई। अब तो हमें वो मिफ्ता इस्माइल जो है ना, वो अच्छे लगने लगे हैं कि यार उन्होंने जो है वो सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर तरीके से सँभाली भी थी। लेकिन इनके आने के बाद तो सूरत-ए-हाल दिन-ब-दिन बतदरीज बिगड़ती जा रही है। अब मेरा ख़्याल है कि वक़्त आ गया है कि इन जो हमारे मरकज़ी सियासतदान हैं और थोड़ी-सी मेरा ख़्याल है कोशिश भी शुरू हुई है, उसमें मिर्ज़ा इस्माइल साहब हैं, खाक़ खान अब्बासी साहब हैं, शहज़ाद खोखर साहब हैं, पीपल्स पार्टी के जो थे, इन्होंने एक सेमिनार किया, आपने भी देखा होगा क्वेटा के अंदर बैठ के और बड़ी अच्छी बातें हुई उसके अंदर और उसमें तमाम सियासी पार्टियों को बैठना चाहिए, मुल्क की सूरत-ए-हाल को देखना चाहिए। ये तो नहीं कि आप इतना बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ अवाम को जो है बिल्कुल सड़कों पे लेके आ गए। पाकिस्तान के आप देखें कि इस वक़्त अगर आदाद-ओ-शुमार देखें 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना वो गुर्बत से नीचे इस वक़्त ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। और जिस तरह से अभी IMF से दोबारा जा रहे हैं IMF से साइन करने के लिए, इससे आप देखें महँगाई और दुगनी हो जाएगी। पहले इस वक़्त जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो तकरीबन 30% है। मुझे लगता है ये बढ़ के 40%, 45% ना हो जाए। गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी गुज़ारना मुश्किल होता है। सियासतदानों को सोचना चाहिए कि यहाँ खुदा ना ख़ास्ता कि ख़ाना-जंगी ना शुरू हो जाए। आपस में एक-दूसरे को मारना ना शुरू हो जाए। ज़ाहिर है जब गरीब के बच्चे मरेंगे तो वो क्या करेगा? फिर वो क्राइम करेगा, वो छीनेगा, वो हमला करेगा। तो ये तमाम इनकी ज़िम्मेदारी हमारे जितने भी ये इदारे हैं, उन पे भी है, अदलिया पे भी है, फ़ौज पे भी है और ख़ास तौर पे सियासतदानों पे है, कि वो बैठ के अफ़हाम व तफ़हीम से कोई रास्ता निकालें ना, मुल्क को बहरान से निकालते हैं लीडर, सियासतदान ही निकालते हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान रोज़ उनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। आपकी जो दूसरी बात थी कराची के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक आपने बात की, ये भी देखें इससे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। कराची में जब से ये बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इससे बहुत ज़्यादा मायूसी फैल गई है। इसलिए कि कराची क्या मैं कहता हूँ कि जो भी सिंध के शहरी इलाके हैं, उन्होंने तो आपको पता है कि MQM ने मुकम्मल तौर पे इसका बायकॉट किया। अगर आप इसको देखें कि 2015 में जब इलेक्शन हुए थे, 2015 में MQM ने 11 लाख वोट MQM को मिले थे। और इस दफ़ा अब जो ये बायकॉट की सूरत हुई है, इसमें तमाम सियासी पार्टियों के वोट मिला लें तो वो भी 11 लाख नहीं बन रहे। अच्छा वो फिर ज़्यादती है। देखें 2015 में जो इलेक्शन हुए थे, उस वक़्त कराची की आबादी जो उस वक़्त के सेंसस के हिसाब से थी, वो 98 लाख थी। 98 लाख के हिसाब से जो यूसी थी कराची की वो थी 209 थी।
अच्छा, इसके बाद अब जो ये इलेक्शन हुए, इन्होंने 217 की जो मर्दमशुमारी हुई है उसके हिसाब से कराची की आबादी इन्होंने जो डिक्लेयर की है, हम तो क्या कहते हैं कि कराची 3 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन जो डिक्लेयर आबादी सेंसस के हिसाब से 2017 के हिसाब से जो है वो है 1 करोड़ 60 लाख। अच्छा, आप देखें जब ठीक है। 15 में 98 लाख थी तो उस वक्त यूसी की तादाद थी 209। तो अब इन्होंने उसको बढ़ा के 246 कर दिया, आबादी ऑलमोस्ट डबल की, लेकिन यूसी जो बढ़ाई है वो सिर्फ 30-35 बढ़ाई है। ये बड़ी ज्यादा, यानी उस हिसाब से अगर आबादी के लिहाज से देखें तो 400 होनी चाहिए थी ना। 200, जी 209 उस वक्त थी, तो इसको तो डबल 400 से भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं की। अच्छा, उसके बाद फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने उस पर एहतजाज किया। आपको तो ये पता ही है कि पाक सरजमीन पार्टी का और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का और जो फारूक सत्तार साहब थे, इनका मर्जर हुआ है अभी पिछले दिनों। और अब ये सब एक जबान हो के मकसद है कि कराची की बात कर रहे हैं, शहरी इलाकों के सिंध की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ है कि उन्होंने इस पर एहतजाज किया कि भाई सबसे पहले आप जो बुनियादी चीज है कि हल्का बंदी जो है ना उसको दुरुस्त करना। ठीक है। फयाज भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि कराची को इस तरीके से टुकड़े किया गया है सिर्फ ये कि ये इन यूसीज पे कब्जा करने के लिए। जो उर्दू स्पीकिंग के इलाके हैं वहां पे एक यूसी जो है, वहां पे जो वोटर्स की तादाद है 90,000 है। और जो अच्छा, वो ये जो इलाके हैं आपने जहाँ पीपल्स पार्टी है वहां देखिए की सर, तादाद जो है वो 7,000 8,000 पे एक यूसी बना दी इन्होंने। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है, पता नहीं समझ में नहीं आता कि आता ये है देखिए सर, उर्दू स्पीकिंग के एरिया में कौन कब्जा करना चाहता है? पीपल पार्टी है या फिर और जी दूसरी जी, जमातें पीपल्स हैं? पार्टी की, असल में पीपल्स पार्टी को जब से वो पीपल्स पार्टी बनी है कराची से कभी उसको मैंडेट मिला नहीं। उसकी वजह यही ठीक है है। कि उन्होंने, कराची वाले देखें टैक्स भी देते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो नेशनल टैक्स है उसके अंदर 4,000 अरब अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो कराची के शहरियों का है, कराची से वो टैक्स जाता है। लेकिन इन रिटर्न कराची में कुछ नहीं मिलता। कभी आप तशरीफ लाएं कराची तो आप हर तरफ कचरे के ढेर देखेंगे, पानी घरों में आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है, गंदगी के ढेर, सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं, पीने का पानी का मसला जो है दुनिया भर में देखें कहीं ये मसाइल हैं। आज कराची वाले इन छोटे छोटे ठीक। मसाइल से दो चार हैं कि भाई इनको रोड पे चलने की जगह नहीं है क्योंकि सारे रोड टूटे हुए हैं। कब्जा माफिया इतना है कि जिसका दिल चाहता है जहां मर्जी घर, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। यानी ये शहर आपको जो है खंडरात का मंजर नजर आएगा। ये वो शहर था जिसको पाकिस्तान के लोग कहते थे रोशनियों का शहर है, और लोग इसको देखने के लिए आते थे पूरे पाकिस्तान से कि भाई रोशनियों का शहर है, हम कराची देखने के लिए जा रहे हैं। अब लोग जो हैं वो आके यहाँ कहते हैं कि ये किस गांव में आ गए हैं। अच्छे खासे बिल्कुल शहर ऐसा को ही। खंडरात में तब्दील कर दिया है। यानी वो लोग जो कहते थे कि इसको हम पेरिस बना देंगे, उन्होंने इसको कराची भी रहने नहीं दिया। सर नो डाउट कि मुस्तफा कमाल ने अपने दौर में जब नाज़िम थे, मेयर कराची थे, उन्होंने बहुत काम किया था। अच्छा, जब 2016 में मेरा ख्याल पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का वजूद आया है, उस वक़्त तो ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये इत्मीनान में लिया गया था कि वो आने वाले वक़्त में कभी भी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। शायद क्या कहते हैं कि माज़ी के 2 दुश्मन जो होते हैं वो मुश्किल के दोस्त भी बन सकते हैं और सियासत में हर पे आखिर कोई नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या कराची के मसाइल को हल करने के इन लोगों को फिर दोबारा एक प्लेटफॉर्म में बैठना ज़रूरी था? जी, इस पर बहुत सोच समझ के फैसला हुआ। दरअसल बात ये थी कि कराची के शहरियों की उमूमन ये शिकायत बढ़ती जा रही थी कि भाई चूंकि एमक्यू एक मजबूत पार्टी थी, उस वक्त जब मुस्तफा कमाल कराची के मेयर बने तो एक बहुत मजबूत उनकी जी। पोजीशन थी उस वक्त। जो है बहुत ज्यादा काम हुए, आपने देखा कराची की सड़कें भी बनी, कराची में कहीं कचरा नजर नहीं आता था, बहुत अच्छा पानी भी हुआ। आना शुरू हो गया था। K3 कंप्लीट हुआ और K4 मुस्तफा भाई ने शुरू किया। और वो जिस दिन जब जितना वो छोड़ के गए थे आज भी वो उसी जगह पर मौजूद है। वहां पे मतलब आपको पता है कि कितने पानी की सख्त जरूरत है। यहाँ 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, उनको हर वक्त पानी चाहिए बेचारे। आप कराची में ऐसे इलाके में आपको बताऊं जहाँ एक महीने में सिर्फ एक दिन पानी आता है। तो ये तमाम ऐसे मसाइल थे कि कराची के लोग जो थे ना वो कंफ्यूज हो गए थे कि भाई हम मुस्तफा जी। कमाल की पाक सरजमीन पार्टी को वोट दें, मुत्तहदा कौमों को दें, या हम फारूक सत्तार। तो फिर ये जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जो लीडर होते हैं वो आपस में फिर बैठते हैं। देखें, सियासी इख्तलाफ जी। अपनी जगह है, लेकिन दुश्मनी थोड़ी है। इख्तलाफ राय था, लेकिन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये सब अलग अलग हों। उसकी वजह से कराची का वोटर जो था वो घर बैठ गया था। तो इन तमाम ये जितने भी अकाबरीन थे ये साथ सर जोड़ के बैठे, इन्होंने कहा भी ठीक है, अपने अपने इख्तलाफात को हम बालाए ताक रख के कराची के शहरियों के लिए, सिंध के शहरियों के लिए हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए। और उसका नतीजा आपने देखा कि सब लोग फिर एक हुए भी तो एक आध महीना ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमेशा इत्तेहाद में बरकत होती है, इसके बेहतर नताइज बरामद होंगे।
चलिए, सदीक साहब ये बताइए कि इस वक़्त आपकी नज़र पंजाब की सूरत-हाल पर भी है, फवाद चौधरी साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और क्या सुनाई है कि हो सकता है इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कर लें। अगर खुदा ना ख़ास्ता उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो क्या हालात जो निगरान सेटअप है या जो हमारी मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है, वो हालात को कंट्रोल कर लेगी? क्या इमरान साहब की जो गिरफ्तारी है, वो मुमकिन है? जी, हर चीज़ मुमकिन होती है। पाकिस्तान की सियासत में आपने देखा ही है कि असल में देखें थोड़ा-सा मुकाफ़ात अमल भी है। अगर आप देखें कि जो तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत थी, उसमें भी इन्होंने जो दूसरे लोगों के साथ जो इनका बर्ताव था, इतना बेहतर नहीं था। अगर आप उस वक़्त देखें कि जियो को भी बंद कर दिया था, हामिद मीर के ऊपर भी मुकदमे काम कर दिए थे और बेशुमार आप देखें कि इरफान सिद्दीकी साहब थे, एक आप उनको भी आपको पता होगा और फिर जो आजकल के जी, वज़ीर दाखिला हैं राना साहब, उनको बहुत ही घटिया से एक तो ये आज जी, जी। अब वही काम वो कर रहे हैं। मकसद देखें अगर उन्होंने बुरा किया था तो कम से कम ये मुस्लिम लीग पीडीएम में 13 जमातें हैं, बड़े-बड़े इसके अंदर सियासतदान हैं। इनको उसको रिपीट नहीं करना चाहिए था। इनको तो अच्छी रिवायत कायम करनी चाहिए थी ना। लेकिन मैं देखता हूँ कि इन्होंने भी सिर्फ़ वो ही बदला लेने वाली सियासत, वो ही इंतकाम की सियासत जो है ना वो दोबारा शुरू कर दी और एंड ऑफ द डे इसका जो नुकसान है वो तो मुल्क को हो रहा है ना। मुल्क की देखें माशी सूरत-हाल कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोगों को बेचारों को आटा नहीं मिल रहा, लोग मकसद देखिए अभी आपने पढ़ा होगा 2 दिन पहले के सिंध के अंदर डाकुओं ने 2 बंदे मार दिए, उनसे आटा छीन के ले गए। इस जी, सूरत-ए-हाल जी। के अंदर आप आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आपस में मेरा ख़्याल है कि कोई अच्छी सूरत-ए-हाल नहीं है। पीडीएम के जितने भी रहनुमा हैं, उनको बैठ के इस पे गौर करना चाहिए। गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होता। देखिए सियासत हर एक का हक है। मैं तो कहता हूँ नवाज़ शरीफ साहब को भी वापस आना चाहिए। वो हमेशा जब जहाँ मुल्क मुश्किल में होता है, वो लंदन जाके बैठ जाते हैं। उनकी ज़रूरत है, उनको वापस आना चाहिए और इमरान खान को भी बड़े दिल का मुज़ाहरा करते हुए, उनको भी पूरी तरह से सियासत में हिस्सा लेने का मौका देना चाहिए। इसी तरह इमरान को भी मौका मिलना चाहिए, बाकी पार्टियों को भी मिलना चाहिए। ताकि ये बहरान तो हल हो ना। हमारे यहाँ जो ये बहरान है ये डे बाय डे शिद्दत इख्तियार होता जा रहा है। आज उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। अब क्या पाकिस्तान फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके क्या पाकिस्तान के सारे सियासी मसाइल आपने हल कर लिए? मज़ीद बहरान पैदा कर दिया। कल आप इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, ये बहरान और बढ़ जाएगा। आपको पता है कि दिन-रात वहाँ पे जितने अरकान हैं तहरीक-ए-इंसाफ के ज़मानदार पहुँच गए हैं, तो फिर एक नया खड़ाक शुरू हो जाएगा। भाई अफ़ाम व तफ़हीम की सियासत है। दुनिया में कहीं ऐसी सियासत नहीं होती होगी फयाज़ भाई जो पाकिस्तान में हो रही है आज। दुश्मनी हो रही है, अच्छा, सियासत नहीं हो रही है बिल्कुल। एक-दूसरे से दुश्मनी, बल्कि मैं कहूँगा मुल्क दुश्मनी हो रही है। सदीक साहब जाते-जाते एक सवाल बस वो ऐसा है कि माज़ी में हमें याद है कि बाबे जमहूरियत नवाबजादा रसूलुल्लाह वो अक्सर सियासतदानों को अपने साथ मिला के इफ़ाक़ तफ़रीक़ की सियासत किया करते थे। आप मुझे ये बताएँ कि इस वक़्त पूरी पाकिस्तानी जो जितनी भी सियासी जमातें हैं या उनमें कोई एक ऐसा बंदा है जो इन सबको अपने किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पर ला के इफ़ाक़ तफ़हीम की सियासत का दर्स दे सके? कोई एक है शख्सियत ऐसी? नहीं, वाक़ई इस वक़्त उनकी याद बहुत शिद्दत से आपको भी आ रही है और मुझे भी आ रही है। वो एक ऐसी शख्सियत थे कि वो हालाँकि उनकी पार्टी कोई इतनी बड़ी नहीं थी, गिनती के लोग थे, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने ये टैलेंट, ये सलाहियत दी थी कि वो सबको बिठा देते थे, एक साथ बिठा देते थे। करेक्ट। मेरा ख़्याल है कि ये काम अब जो है इन्होंने शुरू किया है खाकान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, शहज़ाद खोखर साहब हैं, इन्होंने अपनी मतलब पार्टियों से इनका हल्का-फुल्का इख्तिलाफ भी हुआ है इस बात पे। लेकिन फिर भी इन्होंने जो जी, ये पहला जो यानी इसको बारिश का पहला खतरा कह सकते हैं कि ये जो क्वेटा के अंदर सेमिनार हुआ है, इसमें यही बातें हुई हैं। जो नसरुल्लाह खां किया करते थे कि भई ठीक है, आपस में मकसद है कि इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन ये कि मुल्क से दुश्मनी तो ना करें। तो मेरा ख़्याल है कि इनकी ठीक है। कोशिश है और हमें मेरा ख़्याल है कि जितने लोग हैं इनका इनका साथ देना चाहिए और जिस पार्टियों से इनका ताल्लुक है वो भी सुना है, इनको शोकस देने के लिए तैयार हैं, उनको भी थोड़ा तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। वो पार्टियों के खिलाफ बात नहीं कर रहे बल्कि वो तो कह रहे हैं कि भई डायलॉग कर लें, बैठ जाएँ, मिल के बातचीत कर लें और तमाम देखिए सूरतें जितने बड़ी बहरान हो, दुनिया में जितनी जंगें हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, आखिर में टेबल पे बैठ के मसाइल हल होंगे। तो ये जो टेबल पे बैठना पाकिस्तान का पड़ता है जी। सियासी बहरान है, ये भी टेबल पे जब तक लोग ये तमाम सियासी रहनुमा नहीं बैठेंगे, इसका हल नहीं निकल सकता। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने माशाअल्लाह हमेशा आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है, इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगी। और आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को सलामत रखे और हमारे इन सियासी रहनुमाओं को ये तौफ़ीक दे कि ये मिल बैठ के बातचीत के ज़रिए इस बहरान का कोई हल निकाल लें। बहुत शुक्रिया सदीक साहब, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ और तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। मैं जाते-जाते नाज़रीन से यही कहूँगा कि सदीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें सियासी इंतकामी जो कार्रवाई है उसको रोक कर
एक मुस्तबिल तरीके के लिए तमाम पार्टियों को सोचना चाहिए और इफ़हाम और तफ़हीम के साथ एक टेबल पर आए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए आए, ना सिर्फ अपने आप की जो झूठी अना है उसके लिए मत आए। पाकिस्तान को बचाना है, हम सब ने मिलकर बचाना है, हमारे सियासी कायदीन ने बचाना है, लेकिन जब तक आप एक टेबल पर नहीं आएंगे तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। और ये जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान की जो माशी सूरत है वो भी बिगड़ चुकी है। हम लोगों ने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना था, हमने इसको आईटीवी मुल्क बनाया, ना सिर्फ हमने एक दूसरे के दस्तों की जबान करने के लिए। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल करे, उन हुक्मरानों को इस कदर बना दे, इस कदर इनको फ़हम तफ़हीम करने की हिम्मत अता फरमाए कि वो हमारे मुल्क के लिए कुछ कर सके। अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।